हेलो एवरीवन, आज डेट है 17 अगस्त 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूज, अभी पार्लियामेंट का मानसून सेशन कंप्लीट हुआ और उसको लेकर के कुछ फैक्ट्स आए हैं आज द हिंदू में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जीएस पेपर 2 के हिसाब से। देखो, प्रेजेंट टाइम में जो मानसून सेशन कंप्लीट हुआ उसमें ये बोला गया कि जो 15 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया और सेम सेशन में पार्लियामेंट के द्वारा इन बिल्स को पास कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम में जो मानसून सेशन है वो 13 अगस्त को कंप्लीट होने वाला था, लेकिन उसको 11 अगस्त को ही कंप्लीट कर दिया गया। ये सारे फैक्ट्स आप और अच्छे से तब समझ पाओगे जब आप कल का सीजीआई एनवी रमन्ना के जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए वो आप याद कीजिए। एनवी रमन्ना ने अपने स्टेटमेंट में ये बोला कि पार्लियामेंट की जो पावर है वो ये है कि यहाँ पर ओपन डिबेट होनी चाहिए। जब भी किसी बिल के ऊपर यहाँ पर ओपन डिबेट होती है तो उस बिल में ज़्यादा क्लेरिफिकेशन आता है, और जब उस बिल में क्लेरिफिकेशन आता है तो जब भी उस बिल को लेकर के कुछ जजमेंट देना है, कुछ पॉइंट होता है, अगर उस बिल को लेकर कुछ इशू क्रिएट होता है और जब हमें क्लियरिटी होती है कि इस बिल के इस पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब जब बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में तो उसके एक एक पॉइंट के ऊपर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो पॉइंट्स उठाते हैं, जो भी मिनिस्टर जिन्होंने भी उसको इंट्रोड्यूस किया वो उसका आंसर देते हैं। ओके, तो हर पॉइंट्स का जो हर एक साइलेंट फीचर्स है उस बिल के, उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है, और जब डिस्कशन किया जाता है तो एक बेहतरीन जो रिजल्ट है, बेहतरीन एक्ट के रूप में, बेहतरीन लॉ के रूप में वो बिल सामने आता है। अब इसको समझिए आप। प्रेजेंट टाइम में जो मानसून सेशन हुआ उसमें जितनी भी सिटिंग आवर्स थे उसमें से 74.46 जो आवर्स हैं वो इंटरप्शन के दौरान या फिर फोर्स्ड जो अर्जेंटमेंट होता है उस समय उस दौरान खत्म हो गई, मतलब उसमें खो दिए गए, उसमें खत्म हो गए, मतलब इतने समय में और ज़्यादा वर्क हो सकता था। अब यहाँ पर बता रखा है कि जब भी सिटिंग होती है पार्लियामेंट की तो कितने आवर्स एवरेज उसमें कंप्लीट होता है, कितने आवर्स उसमें एवरेज काम होता है। यहाँ पर लास्ट के 23 लेजिस्लेटिव असेंबली के लेजिस्लेटिव मतलब लोकसभा के जो सेशन हैं उनके बारे में बात कर रखा है कि ओनली 3 of the past 23 लोकसभा सेशन द नंबर ऑफ सिटिंग आवर्स इज फ्यूअर देन द आवर्स डिस्ट्रप्टेड, मतलब काम करने जो है वो कम है और जो डिस्ट्रप्टेड जो आवर्स हैं वो ज़्यादा हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये बताया गया है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि जो लेटेस्ट मानसून सेशन हुआ उसमें 14 बिल को लोकसभा में पास करवाया गया आफ्टर डिबेट्स स्पेनिंग 10 मिनट्स और लेट्स, मतलब सिर्फ 10 मिनट उसके ऊपर डिस्कशन होता है और पास करवा दिया जाता है। 15 लोकसभा सेशन में 71% ऑफ बिल्स वर रेफर्ड टू ए कमेटी एंड ओनली 12% वर रेफर्ड इन द 17th लोकसभा, मतलब प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 12% को कहाँ भेजा गया है, उसको भेजा गया है कमेटी के पास में। मतलब जब भी कोई बिल बनाया जाता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, उस बिल को फिर कमेटी के पास भेजा जाता है, पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद में कमेटी के पास भेजा जाता है। जैसे कि इससे पहले भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो कोड है, इसके अलावा मोटर व्हीकल एग्रीमेंट एक्ट है, उसको जब कमेटी के पास भेजा गया तो कमेटीज़ ने बहुत अच्छे सजेशन दिए और एक शानदार एक्ट जो है वो निकल करके आया। तो यहाँ पर बताया गया है कि 15 बिल जो इंट्रोड्यूस किए गए लेटेस्ट मानसून सेशन में उनको वर रेफर टू ए सिलेक्ट कमेटी, मतलब किसी को भी सिलेक्ट कमेटी के पास में नहीं भेजा गया है। और ये सबसे नई बात है, बिल्कुल नई चीज़ है। इससे पहले हर किसी बिल को, मतलब मान लो 10 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए उसमें 2 या 3 तो कम से कम भेजे ही जाते थे। तो देखो, जो बिल्स को कमेटीज़ के पास में भेजने का जो पावर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये धीरे धीरे जो भी एक ट्रेडिशन जो चलती आ रही थी सिंस 2014 से ड्रास्टिकली इसमें डिक्रीज देखने को मिला है। 14वीं और 15वीं लोकसभा की अगर हम बात करें तो 14वीं लोकसभा में 60% और 15वीं लोकसभा में 71% जो कमेटीज़ को भेजे गए थे। इसके अलावा देखो, प्रेजेंट टाइम में 16वीं और 17वीं की अगर हम बात करें, 16वीं में 27% बिल को कमेटी के पास भेजा गया और 17वीं में 12% बिल्स को कमेटी के पास भेजा गया। अब यहाँ पर बताया गया है कि सेम सेशन में जो बिल पास किए गए उनके ऊपर भी इशू है।
15 न्यू बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे पार्लियामेंट में और वो सारे के सारे रिसेंट सेशन में ही पास कर दिए गए। और ये बिल्कुल 100% देखने को मिला लेटेस्ट सेशन में कि जितने भी बिल पास इंट्रोड्यूस किए गए उन सभी को कंप्लीट उसी में पास कर दिया गया। ओके, अबाउट 18% ऑफ बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन द सेम सेशन ड्यूरिंग द 15 लोकसभा। दिस डिक्रीज्ड to 33% and 70% in the 16th and 17th लोकसभा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। इससे ये पता चल रहा है कि पार्लियामेंट का जो काम है उस काम के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट का काम है कि जो गवर्नमेंट है वो नई नई चीज़ें लेकर के आए, अपोजिशन अपनी बात उस पर रखे और फिर उसके जो रिजल्ट हैं वो शानदार निकल करके आए अपनी पॉपुलेशन के लिए, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस करे। अब फ्रंट पेज पर फर्स्ट जो न्यूज़ है वो पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के है। गवर्नमेंट के ऊपर बार बार आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पिगेसस स्पाईवेयर का यूज़ किया और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोगों ने पिटीशन भी डाली थी। सुप्रीम कोर्ट में बार बार इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है और कल जब सुप्रीम कोर्ट में इसमें डिस्कशन हुआ तो I&B मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सुप्रीम कोर्ट में 2 पेज का एफिडेविट फाइल किया। उन्होंने बोला कि एक रॉन्ग नैरेटिव अपने इंटरेस्ट को फ्लोरिश करने के लिए एक रॉन्ग नैरेटिव डिस्पेल किया जा रहा है और वो एक कमिटीज़ ऑफ एक्सपर्ट बनाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा और वो इसके ऊपर डिस्कशन करेगी। जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स को स्किम्पी एंड डिलाइटफुली नॉन कमिटल माना। उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे गवर्नमेंट के जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं वो एक ओथ के थ्रू, एक एफिडेविट में एक ओथ के थ्रू अपने इस बात को क्लियर करें कि गवर्नमेंट ने मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी को सिटीजन्स के ऊपर कभी भी यूज़ नहीं किया। ओके, लेकिन यहाँ पर जो मिस्टर मेहता जो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे गवर्नमेंट को, उन्होंने बोला कि जो डिटेल्ड एफिडेविट है वो पिटिशनर्स को अपीज नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने बोला कि देखो इस इशू के ऊपर जो डिस्कशन होगा ना वो नेशनल सिक्योरिटी को इन्वॉल्व होगा, तो इसके ऊपर ओपन इस तरीके से डिस्कशन नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट न्यूज है तालिबान ने अफगानिस्तान को कम्प्लीटली अपने अंडर कर लिया है। उन्होंने वहाँ की कैपिटल काबुल को भी अपने अंडर कर लिया है। बहुत ही कम समय में उन्होंने जो टेक ओवर किया इसके बारे में जो हमारा फॉरेन पेज है उसके बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन अच्छे डिटेल्ड इसका एनालिसिस कर रखा है कि इतने कम समय में तालिबान जो है और ज़्यादा संघर्ष भी नहीं करना पड़ा, विदाउट एनी स्ट्रगल तालिबान किस तरीके से अफगानिस्तान को कम्प्लीटली अपने अंडर कर लिया। नागालैंड हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है और जो अरुणाचल प्रदेश के साथ में, मणिपुर और आसाम के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब वहाँ पर कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं होगी। वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 मेंबर्स हैं और वहाँ की जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी उसका नाम था नागा पीपल्स फ्रंट। लेकिन अब ये जो पार्टी है ना वो भी वहाँ की जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है उसके साथ में मिलने जा रही है। 25 इसके मेंबर्स थे, मतलब इसके MLA 25 थे और ये स्टेट ओनली अपोजिशन पार्टी थी। और ये प्रेजेंट टाइम में जो चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो उसके साथ में मिल करके कलेक्टिवली और पीसफुली वर्क करेंगे ताकि जो भी नागा पॉलिटिकल इशू हैं उनको मिल करके डिस्कस किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज यूपी से लेकर के है। यूपी ने बोला था कि वो 2 साइड पॉलिसी के लेकर के काम करेंगे और अब यूपी जो लॉ पैनल है उन्होंने ड्राफ्ट बिल को सबमिट कर दिया है। कुछ समय के लिए ओपन सजेशन के लिए उसको ओपन किया गया था, बहुत सारे लोगों ने सुझाव भी दिए। उन्होंने बोला कि देखो आप बोल रहे हो कि 2 से ज़्यादा जिनके बच्चे होंगे उनके लिए आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात की है। आपने बोला है कि उनको राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसमें सजेशन में बोला गया कि राइट टू वोट जो है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट है, उसको आप स्नैच नहीं कर सकते। ओके, इसके अलावा ये बोला गया कि BPL कैटेगरी के जो लोग जिनके एक बच्चा है और उन्होंने अपना नेचुरल वॉलेंट्री स्टेरिलाइजेशन को अंडरटेक किया है तो उन्होंने बोला गवर्नमेंट ने बोला कि उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो सजेशन में ये बोला गया है कि ये सारी जो फैसिलिटीज़ वो चाहे किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, उन सब तक भी एक्सटेंड की जाए। मतलब BPL कैटेगरी से ऑल कपल्स तक इसको एक्सटेंड किया जाए। अब यहाँ पर जो चाइल्ड पॉलिसी 2 चाइल्ड पॉलिसी है उसमें ये बताया गया
कि कोई भी पर्सन अगर उसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो किसी भी अगर नॉर्मल जो भी इलेक्शन होते हैं, रीजनल इलेक्शन, उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स के उनको बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। राशन कार्ड यूनिट जो है उसको भी 4% तक लिमिट किया जाएगा। ओके, तो ये सारे स्टेटमेंट है। अब देखते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होगा तो क्या रिजल्ट निकल करके आता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली जाती है और उस पिटीशन के ऊपर जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो सेंटर से रिस्पॉन्स मांगता है कि आपने डाटा ब्रीचेज के ऊपर काम किया है या नहीं किया है। मतलब बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बिग बास्केट, डोमिनोज, मोबिविक इन एंड एयर इंडिया, इनके ऊपर ये आरोप लगता है कि इनके जो डाटा CERT इनके तहत, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के तहत जो सेव किए जाते थे वो डाटा ब्रीच हुए हैं, मतलब उनका वायलेशन हुआ है। ये जो CERT है वो नोडल एजेंसी है 2004 से, जो कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करने का काम करती है। ये जो पिटीशन है वो यार्लागड्डा किरण चंद्रा के द्वारा डाली गई है, जो फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं। ओके, अब देखो इसमें क्या रिजल्ट निकल के आता है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या बातें बोलती है। नेक्स्ट न्यूज है, ये आरोप लग रहा है कि अफगानिस्तान में जैसे ही तालिबान की गवर्नमेंट आई, वहाँ से काफ़ी ड्रग्स, इलिसिट जो ड्रग हैं वो अदर कंट्रीज़ में भी भेजी जा सकती हैं। तो हमारे इंडिया में जो एंटी ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से भांप करके ये कोशिश की गई है कि हमारे जो भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, इसके अलावा जो मैरीटाइम रूट्स हैं, उन सभी को सिक्योर करने की आवश्यकता है, क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें पिछले 10 दिनों में ही अफगानिस्तान के ऊपर 2 बार डिस्कशन हो चुका है। तो इसमें ओपन डिस्कशन किया गया कि प्रेजेंट टाइम में काबुल पर जिस तरीके से तालिबान ने अपना हक जमाया है तो अब इसके ऊपर क्या वर्क होना चाहिए। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी अपनी बात बोली। US और चाइना ने UNSA की मीट में एक बात बोला कि अफगानिस्तान कैन नॉट एवर अगेन बी ए बेस फॉर टेररिज्म, कि दोबारा से उसको टेररिज्म का मुद्दा ना बनाया जाए। तालिबान के साथ में सारी कंट्री ओपन डिस्कशन करे, ताकि अगर वहाँ पर पावर उनके हाथ में रहती है तब भी जो भी फंडामेंटल राइट्स है, जो भी ह्यूमन राइट्स हैं, उनको सेव किया जा सके और टेररिज्म को अफगानिस्तान की लैंड से बढ़ावा ना मिले। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि आप ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल लेकर के आए, इसको लेकर आने का आपका कारण क्या था। जैसे कि अप्रैल 2021 में ट्राइब्यूनल को लेकर के ऑर्डिनेंस पास होता है। अब ऑर्डिनेंस में कुछ चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट प्रॉब्लम करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बोलता है कि आपने जो भी इन लोगों की, मतलब जो भी ट्राइब्यूनल में अपॉइंट किए जाएंगे, उनको लेकर के जो भी शर्तें हैं, जो भी कंडीशंस हैं, उनमें चेंज करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने, और आपने दोबारा से जब बिल को इंट्रोड्यूस किया तो उसमें सेम चीज़ें आपने बोल दी। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट आया था कि ट्राइब्यूनल्स में जिस तरीके से सीटें खाली हैं उसके हिसाब से तो ये लगता है कि ट्राइब्यूनल्स को बंद ही कर देना चाहिए। 9 ट्राइब्यूनल्स को अबोलिश किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को लेकर के प्रॉब्लम थी, उनको सॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इशू ये भी है कि आपने विदाउट एनी डिबेट, विदाउट एनी डिस्कशन ट्राइब्यूनल बिल्स को पास कर दिया। ट्राइब्यूनल बिल को पास करने के अलावा, उसके अलावा जो भी इसके मेंबर होंगे उनकी क्या, मतलब क्या बेसिक कंडीशन होगी, उनकी क्या क्या स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होगी, इन सब को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉब्लम्स रेज की है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि ट्राइब्यूनल जो है वो एक तरीके से जुडिशियल सिस्टम है, और जुडिशियल सिस्टम के ऊपर जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अपने एक्शन को बढ़ाने की कोशिश की है वो गलत है। वो इंडिपेंडेंस इन जुडिशरी जो हमारा एक बेसिक क्वालिटी है, बेसिक वर्चू है, उसको वायलेट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। नेक्स्ट न्यूज है अफगानिस्तान को लेकर के फॉरेन पेज से। देखो, अफगानिस्तान के बारे में ये यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन कर रखा है कि कुछ ही समय में, लगभग 10 दिन के अंदर अंदर अगर हम बात करें तो मेजर सिटीज़ को जो तालिबान है उसने अफगानिस्तान की कंप्लीट अपने अंडर करने की कोशिश कर ली। अगर हम सोचें तो देखो, यहाँ पर US की जो इंटेलिजेंस है उसने एस्टिमेट लगाया था कि तालिबान आने वाले 90 दिन में काबुल को अपने अंडर करेगा, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट ने ये बोला, वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्टेड ऑन अगस्त 10 को उन्होंने ये बात बोली थी कि अगले आने वाले 90 दिन में, लेकिन जो तालिबान है उन्होंने तो 15 अगस्त को ही
काबुल को अपने अंडर कर लिया। ये तो बहुत जल्दी हुआ है, मतलब जितना सोचा गया था उससे ज़्यादा फास्ट तरीके से तालिबान ने अपने अंडर किया है। अब बहुत सारे कारण हैं, जैसे सबसे पहले ट्रंप तालिबान डील 2020 में, फरवरी 2020 में यूएस के द्वारा डायरेक्टली बात की जाती है तालिबान से, और इसमें जो भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। अब तालिबान के साथ में जब ट्रंप डील करते हैं तो ट्रंप इसके साथ में डिस्कशन करते हैं कि ठीक है, हम हमारी आर्मी को यहाँ से पीछे हटा लेंगे, लेकिन तालिबान के साथ में वो कोई भी नेगोशिएशन नहीं करते हैं कि आप अफगानिस्तान की जो भी लैंड है उसको यूज़ नहीं कर देंगे टेररिज्म के लिए, आप जो भी यहाँ के लोग हैं उनके राइट्स को वायलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। इससे क्या लगा, इससे तालिबान को लगा कि देखो यूएस की जो सरकार है ना वो हमसे डायरेक्ट डिस्कशन कर रही है, मतलब हमको वो कुछ मानती है। तो तालिबान में देखो इस तरीके से जो मोरल इंक्रीज हुआ तालिबान का, और अफगानिस्तान फोर्सेज का जो मोरल डिक्रीज हुआ उसका काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट रहा इस वॉर में। तो ये तो रहा यूएस की वजह से। दूसरी प्रॉब्लम यूएस की वजह से ये रही कि यूएस ने पहले 1 मई 2021 टारगेट फिक्स किया था कि इस तारीख तक हम सारी यूएस आर्मी को हटा लेंगे। अब नए राष्ट्रपति बन जाते हैं मिस्टर बाइडेन, वो चाहते हैं कि कुछ नए एग्रीमेंट साइन हो, लेकिन तालिबान डायरेक्ट क्लियर थ्रेट देता है कि अगर यूएस ने अपनी आर्मी को यहाँ से नहीं निकाला तो हम सब कुछ वायलेट कर देंगे, हम उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करेंगे। इसी का नतीजा रहा कि जल्दबाजी में मिस्टर बाइडेन को यहाँ से यूएस आर्मीज़ को निकालना पड़ा, और उसी का नतीजा रहा कि तालिबान में जो एक अपसर्ज देखने को मिला इसके बाद में, कि तालिबान को लगा कि वो पावरफुल हैं, उनके थ्रेट से यूएस जैसे पावरफुल कंट्री के ऊपर अगर असर हो रहा है मतलब वो कहीं तो स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर रहा गनी फैक्टर। मिस्टर अशरफ गनी जो वहाँ के प्रेसिडेंट, उनका जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें ना तो वो भी 2 पार्ट में डिवाइड था। लास्ट 2 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2014 से 2019, इस दोनों इलेक्शन में यूएस में अब्दुल्ला अफगानिस्तान में और मिस्टर गनी के बीच में मेजर कन्फ्लिक्ट था, और इन इशू को लेकर के दोनों अलग अलग तरीके से तालिबान से डील करना चाहते थे। नेक्स्ट है वही अमेरिका का विड्रॉल वाला इशू, कि फटाफट तरीके से जिस तरीके से उन्होंने वापस वहाँ से निकलने की कोशिश की। नेक्स्ट इशू है कि कोई भी यहाँ पर आपको देखा होगा कि बहुत सारी सिटीज़ को अपने अंडर किया लेकिन ज़्यादा फाइट देखने को ना मिली। इसका मेजर कारण ये है कि अफगानिस्तान की जो आर्मी है ना, उन्होंने 2 रास्ते अपनाए। 2 रास्ते थे उनके पास, या तो जो तालिबान है उनके साथ स्ट्रगल करें या फिर चुपचाप सरेंडर कर दें। तो मेजर कारण यही है कि अफगानिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने ज़्यादा फाइट ही नहीं की। फाइट ना करने का मेजर कारण बहुत सारे हैं। बहुत लंबे समय से अफगानिस्तान की जो आर्मी है उसको कोई वेजेज नहीं मिले गवर्नमेंट से, बल्कि तालिबान ही उनको एक तरीके से थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है। हालांकि वेपन्स प्रॉपर टाइम पे मिले उनको, वेपन सब कुछ प्रॉपर टाइम पे मिले, सब कुछ दिया गया, लेकिन पैसा नहीं दिया गया। उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश नहीं की। तो यही कारण रहे, बहुत सारे फैक्टर्स रहे। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप यूएस से देखो, ये जो तालिबान ने जिस तरीके से कैप्चर किया है, तो टेररिज्म वाला जो मुद्दा है उसको लेकर के, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, हमारे आईआर को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना वो आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इनको हाईलाइट कर लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए कि अफगानिस्तान में क्या कारण रहे कि वहाँ पर इतनी फटाफट तालिबान जो है उसने सारी पावर को गेन कर लिया। यहाँ पर चाइना ने तालिबान को लेकर के होप प्रकट की है कि ये जो भी ट्रांजिशन होगा अफगानिस्तान गवर्नमेंट टू तालिबान, इस समय जो तालिबान है वो एक स्मूथ ट्रांजिशन को इंश्योर करेगा। तालिबान जो है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा, और इससे उन्होंने देखो एक तरीके से होप प्रकट करने की कोशिश की है। और जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनको तो होप प्रकट करना भी होगा, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में टेररिज्म पनपता है और टेररिज्म बढ़ता है तो सबसे पहले जो रीजनल कंट्रीज़ है ना उनको इफ़ेक्ट करेगा। तो जो चाइना है उन्होंने बोला कि हमें टेररिज्म को कर्ब करना होगा और यहाँ पर एक ब्यूटीफुल जो होमलैंड है उसको रीबिल्ड करना होगा। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।